अभी 5 मिनट के अंदर जो भी कल कुछ पढ़ा था पढ़ने उस पर हल्की फुल्की चर्चाएं कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही कल की क्लास के साथ अपना तारतम्य बनता है अपन आगे एक पर चर्चा करेंगे। अपन ने कल जो चर्चा की थी वो ये की थी कि वर्ण तो क्या होता है और अक्षर क्या होता है, इन दोनों बातों पर चर्चा किए थे अपन। मैंने बताया था कि वर्ण का ना तो लिखित विभाजन होता है और ना ही मौखिक विभाजन, और इधर बताया था अक्षर में कि लिखित विभाजन होता है लेकिन मौखिक विभाजन ठीक है। इसके बाद में अपन ने जो चर्चा की थी कल चर्चा की थी वर्णमाला किसे कहते हैं, किए थे ना इस बात पर। और वर्णमाला किसे कहते हैं इस बात पर किए थे कि वर्णों का जो क्रमिक और व्यवस्थित समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये भी बात किए थे कि कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 कितने होते हैं, और मूल वर्ण कितने होते हैं, और 44 में क्या क्या आते हैं, 11 स्वर और 33, इन पर चर्चा हुई थी अपने। ठीक है, 11 स्वर मैंने बताए थे, और मात्राएं कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, किसकी मात्रा नहीं होती, बात हुई थी कल अपने बीच में। इसके बाद में अपन ने बात किया था कि स्वर होते क्या हैं, तो स्वर वे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव हो, जो व्यंजनों के निर्माण में क्या हो, सहायक हो। जब तक स्वर नहीं होगा व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो इसके बाद में अपन ने स्वरों के विभाजन पर भी चर्चाएं की थी, और जो स्वर के विभाजन पर चर्चाएं की थी उनमें अपन ने स्वर को उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, कौन सा, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है वो एकमात्रिक होता है, संख्या में कितने होते हैं, 4। ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का 2 गुना, और प्लुत स्वर में उन दोनों के अनुपात में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। बात ये भी की थी कि जो प्लुत स्वर होता है उस प्लुत स्वर को संस्कृत का कौन सा चिन्ह कहा जाता है, अवग्रह चिन्ह। किए थे यहाँ तक बात। अब आगे पढ़ेंगे अपन स्वरों का विभाजन, और उसमें नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, और नंबर 2 पर चर्चा करेंगे तो वो विभाजन करेंगे अपन संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो देखो संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया था वो कितने प्रकार से किया गया है, किसी को पता बता सकता है। देखो 2 प्रकार से किया गया था, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया गया। एक तो किया गया था आपके मूल स्वर, कौन सा किया गया था, और दूसरा कौन सा किया गया था, संधि स्वर, ये किया गया था। बता सकता है मुझे कोई मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या। देखो मूल स्वर जो होते हैं जिनका विभाजन या टुकड़ा क्या न हो, संभव न हो, जिनका विभाजन या टुकड़ा संभव न हो वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। देखो मूल स्वर संख्या में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4, और ये 4 होते हैं आपके ए, ई और ये 4 स्वर होते हैं आपके मूल स्वर। इनका विभाजन कभी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। ये मूल स्वर होते हैं, इन्हीं के आधार पर जो बाकी स्वर हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है ना। देखो नंबर 2 पे कौन से आते हैं, संधि स्वर आते हैं, और संधि स्वर किसे कहते हैं, कोई बता सकता है।
वे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों की सहायता से होता है। वे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों की सहायता से होता है। या अपन ये भी तो कह सकते हैं जिनके टुकड़े क्या हो, संभव हो। क्या संभव हो? टुकड़े संभव हो। वो कौन से स्वर कहलाते हैं? तो बताओ, मूल स्वर कितने थे? अब संधि स्वर कितने होंगे? 7। कितने होंगे? तो देखो, संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं? देखो, ये होता है बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो गए। री का दीर्घ नहीं होता। आगे देखो, ये क्या है बताओ, बोलो। कल बताया था ना मैं बोल करके, आना चाहिए घर पे, कोई भी बच्चा पूछ सकता है और अपनी बेइज्जती निश्चित है। तो देखो, आ ई उ ए आई और ओ औ। देखो, इन तीनों का निर्माण एक दूसरे से जुड़ने पर हुआ है। ए प्लस ए मिलकर के क्या बनेगा? ई प्लस ई मिलके क्या बनेगा? और उ प्लस उ मिलके बड़ा ऊ। अब जो ये चार है ना, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर है तो संयुक्त स्वर भी हैं। देखो बेटा, इनका जो निर्माण होता है वो होता है ए प्लस ई से मिलकर के क्या बनेगा? और यदि ए आ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? आई। ठीक है। इधर बात करें, ए प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। और इधर अपन बात करें, ए आ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? औ। तो बताओ, ये संधि स्वर हुए कि नहीं हुए? इनका अपन विभाजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेडिंग लगाओ आपके स्वरों के विभाजन में नंबर 2, संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। हेडिंग लगा करके छोड़ देना, जैसे मैं बोलूं वैसे ही लिखना है। लिख दिए? संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को? 2 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला कौन सा है? मूल स्वर में लिखो, वे स्वर जिनका विभाजन वे स्वर जिनका विभाजन अर्थात टुकड़े संभव ना हो। ठीक है ना? वो कौन से स्वर कहलाते हैं? ये संख्या में कितने होते हैं? लिखो, ये संख्या में 4 होते हैं। लिख लिए? और ब्रैकेट में लिख लेना, जो भी 4 होते हैं वो चारों लिख लो। इनका विभाजन कभी नहीं होता। देखो, नंबर 2 लगा के लिखो, संधि स्वर। संधि स्वर में लिखो, वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों की सहायता से होता है। 2 स्वरों की सहायता से होता है या
या जिनके टुकड़े संभव हों वो कौन से स्वर कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? लिखो, ये 7 होते हैं। और सातों को लिख लेना। ये आपको पता ही है, ए प्लस ए बराबर आ। और ये जो चारों है ना, इनको जरूर लिखना किससे मिलकर के, क्योंकि संधि में काम आएंगे। जब गुण संधि पढ़ाएंगे, जब वृद्धि संधि पढ़ाएंगे, तब काम आएंगे। लिख लिए क्या? देखो, अपन ने स्वरों के विभाजन में 2 विभाजन पढ़ लिए। पहला तो कौन सा पढ़ा? उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर। दूसरा कौन सा पढ़ा? संरचना, बनावट। और आज जो नंबर 3 पढ़ेंगे आगे, ये पढ़ेंगे अपन जिह्वा स्थान के आधार पर। किसके स्थान पर? जिह्वा स्थान के। बताओ कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आपकी जीभ जो जिह्वा है वो जिस ओर जाती है मुंह के अंदर, ये तो है नहीं एक ही जगह बैठी रहती है, उसकी टांग नहीं है, टांग वो चलती है बहुत तगड़ी तरीके से, दिखती नहीं है बस तुम्हारे को। वो जिधर जाएगी उस तरफ का ही वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। कितने भागों में बांटेंगे? देखो सामने 3 भागों में बांटा गया है। और जो 3 भागों में बांटा गया है वो बांटा गया है, नंबर 1 तो कौन सा है? अग्रस्वर। ठीक है। नंबर 2 मध्यस्वर। इसी मध्यस्वर को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। ठीक है। और जो नंबर 3 है वो कौन सा है? पश्च स्वर। अपनी जीभ आगे की ओर आएगी, अग्र स्वर। अपनी जीभ पीछे की ओर जाएगी, पश्च स्वर। और अपनी जीभ जहाँ है लगभग वहीं रहेगी तो क्या कहलाएगा? मध्य या उदासीन स्वर। अब ये तो है नहीं आगे की ओर आएगी तो अपने मुंह से बाहर आ जाएगी, कभी नहीं है। आप ही को महसूस करते ना, अपन महसूस बैठे बैठे, बस महसूस ही करना है। हाँ, कहीं देखने लग जाओ सर आई नहीं है हमारी तो। देखो, अग्रस्वर। अग्रस्वर के अंदर 4 स्वर आते हैं। एक तो आता है आपके ई, बड़ी ई, ए और आई। बोलो, अंदर की ओर जाएगी बाहर की ओर आएगी? ई ए आई। आपके जो नीचे वाले दांत है ना उनकी ओर गमन करती है, आगे की ओर। जैसे अपन करते हैं ना, अपन के पकड़ा नहीं जाए, अपन को छूने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश है गिरने को तैयार हो जाएं। अपनी जीभ भी आगे की ओर आती है। ठीक है। इधर देखो, मध्य स्वर और उदासीन स्वर। मध्य स्वर और उदासीन स्वर एक ही होता है, वो है ए। देखो, ए बिल्कुल बीच में रहता है, बड़ा मस्त आदमी है। इधर देखोगे तो बेसन का खाऊंगा, इधर देखोगे तो मूंग का खाऊंगा। दोनों लड्डू खाने वालों में आता है ये। उदासीन स्वर है, ये बिल्कुल बीच में रहता है। अब देखो, अग्र स्वर ये हो गए और मध्य और उदासीन स्वर कौन सा हो गया? ए। अब देखो, ए आ गया, बच गया क्या?
बोलो देखिए आ, ए और आ बोलो दोनों एक साथ। ए जहां बुला है आ उससे अंदर जाएगी जीवा, जा रही है ना? हाँ, नहीं हो तो घर जाके कांच खोलना फिर बोलना जोर जोर से, ठीक है? देखो ई आ गए ना, बत बोलो दोनों। ऊ बोलो, अंदर जा रही है ना जीवा या बाहर आ रही है ई की तरह? बोलो ई बोलो और ऊ बोल के देख लो। अभ्यास खुद ही करो आप। अंदर जा रही है, गलत नहीं बोल रहा। बोलो री में भी अंदर जाएगी। इधर देखो, बच गए आपके ए आई, वहां आ गए। अब बोलो आप ओ औ, ओ औ। देखो वही जीभ नीचे टच होते हुए अंदर की ओर खिंचेगी, खिंच रही है ना? इस जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3। अग्र स्वर, मध्य या उदासीन स्वर, पश्च स्वर, जो ये हैं, ठीक है? लिखो, नोटबुक में एंट्री करो इनको, जैसे मैं लिख रखा हूं वैसे ही लिख लो। हल्की सी वो है तो बाहर, लेकिन वो ऐसा ऐसा तो नहीं अंदर जा रही हो खिंच के, अंदर खिंचती हुई महसूस होती है वो। और री पर तो भी बताऊंगा मैं, एक बहुत तगड़ा खेल है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि री स्वरी नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि री स्वर नहीं है। लास्ट में याद दिलाना मेरे को ना, फिर दिखाता हूं आपको री का खेल। आज ही और तो क्या कल। री तो री है। पीएसआई वाले बच्चे टेंशन ही मत लेना, 200 नंबर का मैटर ही पढ़ना, 200 का तो छोड़ देना, क्योंकि 200 में तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट हैं और 200 में अपना अकेले का सिर है। 50% पे राज तो पढ़ी करेंगे। और जितने नंबर आप मैं दिलाऊं हिंदी में उतने उधर उधर लिया होगे ना 200 में से, तो आप राजस्थान के टॉपर्स में रहोगे, ये वित्त गारंटी है। आपके लिए और भी ऊपर चल रही हैं हमारी प्लानिंग्स वगैरह, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी, 8-10 दिन में पसंद आएगी आपको बहुत ज़्यादा। और आप 7 बच्चे और लेके आओगे उस प्लानिंग के तहत, लेकिन टाइम लगेगा 5-7 दिन का। कर लिए एंट्रीज, लिख लिए ना? देखो मैं टीप करके कभी नहीं बुलवाता, बिना टीपे क्लास में ही याद करवाता हूँ। बताओ, स्वरों का हमने विभाजन पढ़ा, पहला विभाजन कौन सा पढ़ा? नीचे मत देखना रे। पहला विभाजन कौन सा पढ़ा? उच्चारण काल और उच्चारण मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। दूसरा कौन सा पढ़े? संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटे? तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा। और देखो भी तो तुम ऐसे ही थोड़ी होते हैं स्वर, एक दिन में क्लास करवा देते हैं वर्ण विचार। और तुम्हारे जैसे बोले बोले बच्चे होते हैं, तुम बोले बोले तो पढ़ लेते हो और चले जाते हो। बहुत तुम्हारे जैसे तो भगवान कहीं नहीं देखे बच्चे, इतने भोले हो तुम। तुम्हारे को तो ये कह देना टीचर, बेटा अब की बार तुम टॉपर्स में नाम आएगा और मार्कशीट लाल पेन से भर के आना। इतने भोले हो तुम, लाल पेन से भर सकते हो। देखो आगे, जो प्रश्न जहां से आता ना वहां तक टीचर जाता ही नहीं है, क्योंकि खुद को आएगा उतना ही पढ़ाएगा। आगे देखो, नंबर 4 अपन बात करेंगे। भाई जब अपन जीवा पे ही बात कर लिए तो मुख को क्यों छोड़ें? हाँ, राजा तो यही है मेन। मुखाकृति के आधार पर, किसके आधार पर? और मुखाकृति के आधार पर स्वरों के विभाजन की बात करें तो बताओ कितने भागों में बांटा गया है? और ध्यान रखना, पूरे वर्ण विचार टॉपिक में, कंप्लीट स्वर टॉपिक में सबसे तगड़ी चीज है ये। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के, और जब यहां से आते हैं ना तो दूर दूर तक हवा भी नहीं लगती पेपर में। आंसर क्या आते हैं ना तब पता लगता है, अच्छा 200 में से अपने तो 90 आ रहे हैं। पढ़ लेते उस दिन तो चैन पाते। इधर देखो सामने, बताओ कितने भागों में बांटेंगे? अरे कितने भागों में? 4। देखो सामने,
समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत, इन 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ठीक है। अब देखो, इनको बांटा गया है मुख की आकृति के आधार पर कि हमारे मुख का कितना भाग खुलता है, कितना हिस्सा खुलता है, उसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। व्रत तो कल था तेरे, आज थोड़ी है। बोल ले, तेरे को ही बोल रहा हूं। देखो इधर देखो, बुरा मत मानना, मजाक कर लिया मैंने, है ना। हाँ, पढ़ो आराम से। देखो, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनमें मुंह का 1/4 भाग, कितना भाग? क्या हो? खुले। ठीक है, छटवाएंगे भी कौन कौन से आएंगे। अर्ध समृद्ध स्वर होता है जब अपने मुंह का 1/2 क्या हो? खुले। देखिए ना, पूरे कांटे चौराहे पे कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं लिखा था कितना खुलता है और कितना बंद रहता है। कितने पढ़ाते हैं? स्वर 11 होते हैं, ये होते हैं। चलो मात्राएं भी लिखवा देते हैं। ठीक है, हमें पता है इतना ही सिलेबस में है, क्योंकि वही तो है पेपर बनाने वाले सेटर, उनको पता है इतना ही है। आता है तो कह देते हैं अरे वो क्या थोड़ा लेवल चला गया था हाई पेपर का। लेवल कभी हाई नहीं जाता, अपन पढ़ते ही कम है। देखो, विवृत स्वर होता है जब अपना मुंह पूरी तरीके से खुल जाए, यानी 100%। और देखना आपका खुलेगा भी, खुलेगा आपका, चाहे तो पूरा लड्डू एक साथ डाल दो, पूरा खोल दोगे आप। और इधर आता है 3/4 भाग अपने मुंह का, क्या हो? खुले। किसका खुले? मुंह का। ठीक है, याद रखना। अब ये तो अपनी बुद्धि है, मैथ तो पढ़े हो कि यदि 3/4 भाग खुल रहा है तो कितना भाग बंद होगा? अरे कितना बंद होगा भाई? 1/4 भाग खुल गया तो कितना बंद है? 3/4। कहूँगा भी संदन सर को, रुक जाओ। 1/2 भाग खुलेगा तो कितना बंद रहेगा? ये तो पूरा ही खुला है अपने। ये 3/4 खुला तो कितना बंद रहा? इसके आधार पर अब तुम तुम्हारे खोलते रहना। और प्रयोग, लड्डू नहीं हो मिठाई होगी किसी के पास। जैसे मैं बोलूँ 1/4 तो लड्डू वो डालना, मिठाई डालना। फिर मैं बोलूँ 1/2 भाग तो बेसन का लड्डू आता है छोटा सा, जो अपन गणेश जी के लेके जाते हैं, वो डालना। फिर मैं बोलूँ 100% तो अपने मोतीचूर का लड्डू आता है मोटा सा, वो डालना एक साथ ही। हाँ, अभी मंगवाते हैं। अभी मैं कहता हूँ गलत हो गया, पता नहीं था, आज ये पढ़ाना था। अब देखो सामने, समृद्ध जो स्वर होता है, इसमें जो स्वर आएंगे, इसमें आएंगे ये। बोलो एक बार, ई ई ऊ बोल के देख लो आप। और जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंचू ना, अपना कमेंट कोई नहीं कसेगा। देख लिए क्या यहाँ तक? अब चलो आगे क्या है? और अर्ध संवर्त बोलो, ए ओ। इनसे ज्यादा खुलेगा कम खुलेगा? बताओ मुझे। खुला ना? अब आगे, अब बोलो अपने डोन को, बोलो देखें। देखो कितना मजा आ रहा है। ऐसे मजा आ रहा होगा जैसे तो अपन स्कूल लाइफ में ओ करते थे बैठ करके, ऐसे ही आ रहा है ना? अरे ऐसे ही मजा आ रहा है ना? देखो अब आगे चलें। ये याद भी नहीं हो ना देवी देवताओं, तो 11 स्वर याद रखना। इधर आ जाना भाई। बच गया क्या इधर? ए, क्या बच गया? बच गया? अरे कौन थे बावड़ा? इधर देखो, आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया। बच गया क्या? री। बच गया क्या? ओ। बच गया क्या? आई नहीं, औ। हाँ, ए आई सी को। अच्छा, इधर आ गया क्या? भूल गया दिमाग। देखो क्या बच गया? आई और औ। ठीक है ना?
अब बोल के देखो, सबसे कम कौन सा वाक खुलेगा आपके? ई ई उ उ। थोड़ा सा ज्यादा किस में खुलेगा? ए ओ। इसके तुरंत बाद में इसको बोलो, तुरंत बाद में बोलो इसको, इसको नहीं, इसको बोलो, बोलो एक बार, बोलो, खुलेगा नहीं ज्यादा। हाँ, और फिर भी नहीं हो, घर जाना, सामने कांच लगाना, फीता ले लेना, नापते रहना कितना खुल रहा है, ठीक है? और ये तो अपने को सबको ही पता है, इसकी तो जरूरत है। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? अब इसको जैसे मैं लिखा हूं वैसे एंट्री कर लो, लिखो जल्दी। समझ में तो आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास में? होने में नहीं देता। हाँ, जरूरत ही नहीं है अपने कॉमेडी करने की, अपन टॉपिक से साथ ही कॉमेडी कर देते हैं। ऐसे की ऐसे डिट्टो किताब है ना अपने पास मार्केट में खूब, अपन नोट्स बना रहे तो नोट्स ही बनाओ, फिर किताब मत बनाओ। और यहाँ पढ़ने के बाद में घर जा करके पढ़ा करो। कोई समस्या ऐसी आए कि आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी क्लासें लाइव हो रही हैं, पता है ना, चला लिया करो उनको थोड़ा सा, जो अपने को 1.5-2 GB मिले ना, उसका सा हल्का सा वीडियो को अपनी पढ़ाई के लिए दे दिया करो। नहीं, वो तो ज़रूरत नहीं है, अपने तो वैसे आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। वो तो आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं कि आप जैसे 2 दिन बीच में नहीं आए तो 2 दिन का कहाँ से पढ़ोगे आप? चलो लिख भी लोगे देख करके, समझोगे कहाँ से? इसीलिए यदि व्यूज चले थे हम इसको अलग कमरे में लगा करके डाल देते, वीडियो तो डाल लेते ना, क्लास से क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिए। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अपन ने स्वरों के विभाजन में भाई उच्चारण काल, उच्चारण मात्रा के आधार पर पढ़ लिए, संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, वो तो छोड़ो, अपने मुंह की अपन बात करें, और मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे, देखना उत्तर भी, कितनी इंटेलिजेंट हो आप। अपन ने अपनी मुख की बात की कि नहीं की? जिह्वा की बात की कि नहीं की? अब ऐसी कौन सी चीज है जो अपने को ये बता सकती है कि ये अपने रुद्र रूप में बैठा है या अपने अच्छे माइंड, मतलब फ्रेश माइंड से बैठा है? और बताओ। अरे वो तो अपने वो अलग है। ऐसा कौन सा विभाजन होगा जिससे अपने को अपना पूरा नक्षत्र पता लग जाता है कि ये कौन से मूड में बैठा है? ओस्ट। मैं कह दिया ना, उत्तर आप ही दोगे, मैं कभी नहीं दूंगा। देखो, 4 भागों में बांट दिए। नंबर 5, अपने मुख की सबसे ज्यादा सुंदरता दर्शाते हैं अपने ओष्ठ। पूछो क्यों? एक आंख फूट जाए ना कोई गम नहीं है, ये नाक कट जाए तो गम नहीं है, ये होठ कट गया ना तो घर वाले मंगवाएंगे क्या, दुकान से लेके आओगे क्या? ध्यान रखना भाई, ये फूट गए तो देखते इससे भी रहे हो, ये खराब हो गया तो इससे भी सांस तो ले रहे हो हल्का फुल्का, लेकिन ये कट गया ना तो बताऊंगा, मैं अभी पढ़ाऊंगा जब व्यंजन बुलवाऊंगा क्या और बोलोगे क्या? ध्यान रखना। देखो, ओष्ठाकृति के आधार पर, किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के। और बताओ, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? अपने जो होठ होते हैं ना, ओष्ठ, इनकी आकृति कितने प्रकार से बन सकती है? तो आपको भी पता है, 2 ही भागों से बनती है। एक तो गोल गोल, कितने भागों में बनती है? देखो, एक तो बनती है वर्ताकार, कौन सी बनती है? और दूसरी कौन सी बनती है? अवर्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ वृत्त जैसी आकृति बनाए। अरे वृत्त गोल होता है, एक चौकोर होता है, हाँ ये तो पता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। वृत्त जैसी आकृति बनाएंगे वो तो कौन से होंगे? और जो वृत्त जैसी आकृति नहीं बनाएंगे वो कैसे होंगे?
तो मेरे को आप ये बता सकते हो क्या कि 11 स्वरों में से कौन से स्वर हैं जो वर्त की जैसे आकृति बनाते हैं? अरे बोल लो, तुम्हारा मुंह तुम्हारे पास है, प्रयोग तो कर लो बोल बोल करके। हाँ, तो बस शर्म आते क्यों तुम? देखो, उ उ ओ औ, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो वर्ताकार आकृति बनाते हैं। इनमें से जो ये 2 स्वर है ना, ये तो ऐसा बनाते हैं जैसे तो आप को बना देते ना पहले प्रकार वगैरह से, चाप काट करके। बोल लो, चाहे पूरा चाप काट के बनाता है वर्त। बोल लो ऊ ऊ, ये हल्के से फिर भी थोड़े कम आकृति बनाते हैं, लेकिन ये तो ये मान लो सटीक, भाई गुरुजी ने बनवाया 120 डिग्री का कोण और चाप काटो उसके ऊपर, तो बिल्कुल ब्रिलियंट चाप काटते हैं। ये तो समझ गए ना, ये कि 4 तो कौन से होंगे? वर्ताकार। और बच गए जो, बताओ क्या बच गया? बताओ क्या बच गया? बताओ री, बताओ बताओ, ये बच गए ना। इनमें भी कुछ विद्वान आते हैं, इस भाई साहब के लिए ये कहते हैं कि ये न तो वर्ताकार है और न अवर्ताकार है। कुछ विद्वान कहते हैं ये तो उदासीन है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, कभी भी पेपर में प्रश्न आ जाए कि जिह्वाकृति ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने में बांटा गया है? 2 ही भागों में। एक तो वर्ताकार जिसमें 4 होंगे, उ ओ औ, और बाकी जो बचेंगे जो किस में आएंगे? लगाओ हेडिंग, ओष्ठाकृति के आधार पर। लगा दिए? लिखो सबसे पहले वर्ताकार स्वर। लिखो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ व्रत के समान आकृति बनाएं। व्रत के समान आकृति बनाएं। कौन से स्वर कहलाते हैं? वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? छाप दो, जिसके लिए तुम जाने जाते हो। ठीक है, देखो हेडिंग लगाओ अवर्ताकार। अवर्ताकार। अवर्ताकार में लिखो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर व्रत के समान आकृति ना बने। कौन से स्वर कहलाते हैं? अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। लिख लो बेटा ये। लिख लिए? देखो नंबर 6
जो पढ़ेंगे वो स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे, आपका पसंदीदा विभाजन जो हर कोचिंग वाला पढ़ा देता है। उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के, और उच्चारण स्थान के आधार पर भी कितने भागों में बांटेंगे? 2। ठीक है, देखो सामने, लिखना नहीं है। एक तो होता है अनुनासिक या अनुनासिक या निर्नुनासिक, और जो दूसरा होता है वो होता है अनुनासिक। ठीक है, अब तुम कहोगे गुरुजी इनमें अंतर क्या है? ठीक है ना, देखो ये तो क्या है? अनुनासिक, और ये क्या है? अनुनासिक। बात दोनों की वही है, कुछ भी बोल दो, अनुनासिक बोल दो या निर्नुनासिक बोल दो। अनुनासिक का अर्थ होता है जो अनुनासिक नहीं हो। क्या नहीं हो? जो अनुनासिक नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। देखो, जैसे मैंने लिखा आंचल, अरे रुक जाओ रे भाई, दिखा रहा हूं आपको सब। मैंने बोला गाव, मैंने बोला हंसी। तीनों को आप बोलो एक बार अपने मुंह से। जो लिख रहा है वही पढ़ो, अपना टैलेंट मत दिखाओ। हाँ, ये लिख रहा है आंचल, ना कि आंचल। आंचल नहीं है, ये आंचल है। ये गाव है, गाव, गांव नहीं है। अपना नाक काम में नहीं आ रहा। क्या है? गाव। ये क्या है? हंसी, हंसी नहीं, हंसी। यदि मैं इनके ऊपर इनका प्रयोग कर दूं, अब बोलो, देखो इनको ध्वनि अलग आएगी कि नहीं आएगी? आई ना। अब तुम किसको ये कह दो, किसी का नाम है आंचल, और उसको कह आंचल, आंचल का की आंचल, उसका नाम ही आंचल है, तब देखेगी ना वो पीछे घूम करके, भाई हाँ अच्छा हिंदी के नोट्स मांग रहे हैं, दे दो इनको। अब तुम उसको नाम उसका आंचल कर रहे हो, आंचल आंचल, क्या का चल, समझेगी नहीं हो। तो ध्यान रखना। तो ये तो होते हैं अनुनासिक, सॉरी अनुनासिक या निर्नुनासिक। ठीक है, और अपन बात करें, सॉरी ये तो होंगे आपके ये रहे, हंसी और गांव, गलती से लिख गया था ना। ठीक है ना। अनुनासिक तो हो गए ये आंचल, गांव, और ये तो क्या है? अनुनासिक। ठीक है, जब ये ऊपर बिंदी लग जाती है। ठीक है, और ये क्या होंगे? जो अनुनासिक, अनुनासिक नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? अब इनको पढ़ेंगे एक एक कर को, ये कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो आते हैं आपके कंठ, कौन सा आता है? और कंठ से बुनने वाला स्वर है ए और आ। संस्कृत में सूत्र चलता है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। 10वीं क्लास पास की हो क्या? पढ़े होंगे संस्कृत में, पढ़े थे ना। और कई बार पिटे भी होंगे, याद नहीं हुए होंगे तो। दो चीज़ों पे पिटते थे, एक तो राम शब्द, हरि शब्द, ये दुश्मन थे अपने जिंदगी के सबसे बड़े। मैथ के सवाल तुरंत निकाल देते थे। राम शब्द हरि शब्द तो याद नहीं हुए, और हो गए होंगे तो पितृ शब्द याद नहीं हुए होंगे। इसके अलावा संस्कृत में एक थे उच्चारण स्थान, ये भी बात ही में याद नहीं होते थे। हिंदी में तो कर लेते थे,
संस्कृत के सूत्र याद नहीं होते थे। देखो नंबर 2 कौन सा आता है, और तालु से कौन से बोलते हैं। नंबर 3 पे कौन सा आएगा, बोल के बताओ ये क्या है, कौन है ये, मुर्दा। मुर्दा अलग होता है हाँ, मुर्दा अलग होता है जिसके तुम दूर दूर भी नहीं, और यदि देख ली है तो रात को ही, मम्मी आज तो मैं अकेली नहीं सोऊं ठीक है ना। तो वो तो होता है मुर्दा, अपन को क्या बोलना है, मुर्दा। कौन से बोलेंगे, ऊ। ठीक है, देखो इससे बोलेगा री, कौन सा बोलेगा, री स्वर बोलता है, री टू रसाना नाम मुर्दा। ठीक है ना। देखो मैं भी डर गया था मुर्दा के चक्कर में, मैंने भी गलत लिख दिए एक बार, तो बाद में देखा मैं यार डर तो दूर करना पड़ेगा। देखो नंबर 4, और नंबर 4 पे आता है ओष्ट, कौन सा आता है, और ओष्ट से बोलते हैं ऊ और बड़ा ऊ, कौन सा बोलता है, उपपद में निया नाम ओष्ट है, ये चलता है। अब तुम जो बात कर रही होंगी मुझे इस लग रहा है ऐसे कर रही हो क्या, सर ने वो नहीं लिखा है दंत वाला, यही कर रही हो क्या, कर रही हो बेटा, यही बात चल रही थी दोनों की। देखो आप बात कर रहे होंगे दंत पर, और दंत की लाइन आती है लिरतुलसा नाम दंता, वो लिरी होता है, क्या होता है, ये चलता है वो लिरतुलसा नाम। ठीक है, ये लिरी, और ये लिरी हिंदी में नहीं होता, किस में होता है, समझ गए ना, हो गया कंफ्यूज दूर। देखो इधर ओष्ट में क्या बोलेंगे, अब बताओ ए आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और री हो गया, कितने हो गए, 4 2 6 और 1, अब 4 डोन बच गए, ए आई ओ। अब यदि आपको मैंने जो हल्का सा पहले पढ़ाया था वो दिमाग में है तो आप उसको हल कर सकते हो। देखो जैसे मैं बात करूं, भाई ये दोनों भाई बच गए और ये दोनों भाई बच गए, यही बच रहे हैं ना बेटा, सामने पीछे क्या देखती हो, ये भाई बच गए। इस भाई का निर्माण कहां से हुआ था, यहीं से हुआ था ना भाई, ये दोनों मिले तभी तो ये आया। इसका उच्चारण स्थान क्या है, यही है ना, अरे कंठ ही है ना। ई का क्या है, क्या है, टीपने की जरूरत थी अपने को, क्या होगा, कंठ तालु से तो कौन से बोलेंगे, ए और आई। ठीक है, और जो ओ औ है ना वो किससे बनेंगे, ए और उ से, तो कंठ का तो क्या आ जाएगा, और ओ का उ कहां से बना था, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ बन गया, बना कि नहीं बना। तो देखो अनुनासिक या निरअनुनासिक में तो कितने होंगे, 6, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ और कंठ तालु और कंठोष्ठ। और अनुनासिक में कौन से होंगे, आंचल, हंसी और गांव। लिखो इसको ऐसे कि ऐसे। इसी के साथ आपके स्वरों का विभाजन कंप्लीट। ऐसे पढ़ाए जाते हैं बेटा कंप्लीट स्वर। आज ही पढ़े होंगे आपने, मुझे ये लग रहा है पहले बार इतने तगड़ी तरीके से, नहीं तो मैडम आधे पेज में करा देती थी पूरी, ऊपर तो एक लाइन में ए आई ए आ ई और नीचे 5-7 लाइनों में कक्का पूरा। वो भी पूछूंगा, अभी आप ही करोगे, कक्का भी देखना लिखोगे या कल पढ़ के आओगे कक्का याद करके आना, पूछ लेना इनको कई बार गलत लिख देते थे। अब तो बेटा 2 महीने क्यों पढ़ाए हैं, 2.5 महीने क्यों पढ़ाए हैं हमने। कोई टेंशन तो नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है।
हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी संस्कृत बोलूँ? वो तो मैं तुम्हारे प्रयोग के लिए डायरेक्ट बोला थोड़ी था, डायरेक्ट लिखाऊँ ना। वो तो इसलिए अब तुम कहो सर कहाँ से आया तो बताना पड़ता है। और ये सारे जितने भी तुम्हारे झंझट नहीं हिंदी, ये भगवान शिव ने की थी। उसको पता नहीं क्या जच गई बैठे बैठे कि मैं डमरू बजाऊंगा। उसने इतना तगड़ा डमरू बजाया, इतना तगड़ा डमरू बजाया कि उसने उत्पत्ति कर दी हिंदी संधि की संस्कृत की। क्योंकि वो 14 माहेश्वरी सूत्री निकाला, वहां से टोटल वर्ण विचार निकल गए थे। फारसी भाषा का शब्द है, शब्द फारसी भाषा का है, हिंदी की जननी संस्कृत है, निकली संस्कृत से है। हिंदी जो मूल शब्द है ना अपने आप में, ये फारसी भाषा का है। कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे। हाँ, और मैं नाम तो नहीं लूंगा, यहाँ के कई टीचरों ने मेरे से इस बात पे झगड़ा भी किया है कि नहीं साहब ये तो हमारे सब्जेक्ट से निकली है, मैं तुम्हारे घर से तो नहीं आ गई थी निकल करके। भाई मैं मेरे घर से थोड़ी बना के लाया हूँ, भाई फारसी से बनी है। मैंने पहले भी ये कहा था क्लासों में, शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, जननी तो संस्कृति है, निकली तो संस्कृत से ही है ये, ठीक है ना। ये है, देखो यहां तक लिख लिए। अब हल्की सी अपन चर्चा करेंगे, नोट कल करेंगे, ठीक है ना। भाई अपने स्वर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? बताओ कहाँ चलेंगे? बताओ व्यंजन किसे कहेंगे? अरे मैं ऐसी कौन सी चीज पूछ लेता हूँ आपको, आप टेंशन में आ जाते हो। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, जो हमेशा स्वरों पर निर्भर, जिनके टुकड़े संभव, ठीक है ना। तो देखो व्यंजन किसको कहेंगे? जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव है, जिनका उच्चारण करने पर क्या उत्पन्न हो? अवरोध। क्या उत्पन्न हो? हेलो, सामने देखो, आपकी जो बात थी ना वो देखो। व्यंजन का जब भी अपन उच्चारण करेंगे उनमें हल्की सी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है? अवरोधी। और जब किसी काम को अपन कर रहे हैं और करते हुए काम के बीच में यदि अवरोध आ रहा है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? अप्रवाही। प्रवाह चल रहा है, नदी बह रही है, बीच में कोई ऐसी चीज आ गई, अब नदी आगे जा ही नहीं रही, पानी वहीं रुक गया, तो उसके बीच में अवरोधी तो हो गया ना। अब वो जो प्रवाह हो रहा था वो रुका कि नहीं रुका, तो वो क्या कहलाया? तो ध्यान रखना, व्यंजनों को अवरोधी भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवर से जो प्राणवायु निकलती है उसमें अवरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जो स्वर होते हैं क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट उत्पन्न, आपको पता है यदि कोई अपने आप में डॉन है, बहुत तगड़ा गैंगस्टर है, उसके बीच में छोटे मोटे डॉन कहाँ से आएंगे? नहीं आते ना। तो ये तो अपने आप के डॉन है हिंदी के, इतने तगड़े, मैं कल भी बताया था, ये डंडा भी नहीं मारते, टांग भी तोड़ देते हैं। ये व्यंजन जितनी ज़्यादा बोलता है कह देता है तेरा नाम ही बड़ा है, काम तो हमारा बड़ा है, देख हम अलग हो गए, अलग ही हुए तब तक तो उसकी टांग टूट जाती है ना। ये हैं, इनके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, और आएगा तो मिट जाएगा। इधर देखो, यदि अवरोध उत्पन्न नहीं आए होगा तो ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अनवरोधी। और अनवरोधी होंगे तो क्या कहलाएंगे? प्रवाही। अब हुआ क्या कि कुछ विद्वान आए और कुछ विद्वानों ने ये कहा अपवाद हर जगह। अपवाद देखना, बताऊंगा कैसे, अपवाद ही बताऊंगा। ये क्या है? री। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भाई साहब री स्वर नहीं है,
क्या है? व्यंजन है। अच्छा कैसे है? अच्छा मैं बताऊंगा। अच्छा ए आई बोलो, पूरी बोल दो, एक बार री को मत बोलो। ऐसा लगता है तो अपन कोई हाईवे पे चल रहे हो ना, मेगा हाईवे पे गाड़ी चल रही हो, और दोबारा बोलो तब री को बोलना। ऐसा लगता है जैसे मेगा हाईवे पर कहीं थोड़ा हल्का सा ब्रेकर आ गया हो। बोल के देखो, बोल के देखो, आता है ना ब्रेकर। तो फिर विद्वानों ने कहा कि री के उच्चारण में हल्का सा अवरोध उत्पन्न होता है, और अवरोध किन के बीच में उत्पन्न होता है? व्यंजनों के बीच में। तो ये स्वर होना चाहिए कि व्यंजन। फिर दोबारा दिमाग खराब, कुछ ही थे दो चार, उनके तो दिमाग हिल रहा था, बता दिए व्यंजन। कुछ विद्वान है उन्होंने कहा कि सुनो मेरी बात, री को अंतिम रूप से आपको स्वर ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि री की क्या होती है? अरे क्या होती है? होती है कि नहीं होती है? और मात्रा सिर्फ किन का गुण होता है? किन का गुण होता है? तो अंतिम रूप से री को क्या माना गया? और बेटा अपवाद हर जगह होते हैं। स्कूल में पढ़े थे, वहां भी अपवाद थे। कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, वहां भी अपवाद होंगे। कोचिंग जगत में पढ़ करके आ रहे होंगे, वहां भी अपवाद थे। आजकल तो खुद ही अपवाद हो जाते हैं पढ़ाने वाले भी कई जगह। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। बताओ गांधी जी के कितने बंदर? आप बोले हो ना, मैं तो अंगुली दो के लिए किया था ना। लेकिन आप कितने सही हो, पढ़े लिखे हो, कितने बोले? आज तक आपको अपने जन्म के 10 20 15 साल तो हो गए होंगे, 20 साल जन्म लिए, कभी आपने 3 तरह के बंदर देखे हैं क्या? या तो काले मुंह कारिया देखा है क्या? अरे देखा है क्या? फिर बताओ, सोचने लायक बात है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? चलो इसी बात की तरह कल एक लास्ट में एक बात और बताऊंगा जुड़ी हुई, ध्यान रखना, ठीक है? अपनी क्लास कंप्लीट आज, स्वरों का विभाजन कंप्लीट है। पढ़ना, पढ़े हो को घर जा करके पढ़ना। यदि कोई समस्या आए तो देख सकते हो आप, आपके पास पूरा लाइव हो रहा है, ठीक है ना? अच्छी मेहनत करो। हिंदी में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी आएगी। और यदि आपके कोई मिलने वाला बच्चा यदि पहले कहीं कोचिंग कर रखा है या कर रहा है, नोट्स आपके पास हैं, आराम से बेझिझक नोट से मिलान कर लेना। आप उनसे 20 नहीं हो 19 में, वो 13 है आपके सामने, आप 20 हो उनसे। आपका तो तीसरे नंबर का बाटा भी नहीं देंगे उनको। जब संधि पढ़ाऊं तब देखना, अपन संधि पढ़ाएंगे और वो जो संधि पढ़ेंगे ना उनमें अंतर देखना। एक एक शब्द को खोल दूंगा, फिर शब्द में से एक एक वर्ण को भी खोलेंगे। भाई शब्द में तोड़ेंगे तब संधि होगी ना। एक एक वर्ण को तोड़ेंगे। ए आया तो क्यों आया, ये वह अधूरा था पूरा बना तो क्यों बना, पूछ लेना। इनको दोनों पड़ी हुई है संधि, ठीक है बेटा? आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो। बहुत जल्दी इसी माह में आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा। यहाँ तक कि रात को सो तो सुबह उठते ही एक बार फ़ोन जरूर चेक कर लिया करो। कोई पता नहीं है, चुनावी दौर है, किसी भी दिन किसी भी समय वैकेंसी आउट हो सकती है। और ये है कि आपको लगभग 6 से 7 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी का, इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है? सब क्लासें लग रही हैं, ज्योग्राफी की लगी नहीं लगी?